सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी के महीने में मोदी सरकार की चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक मतलब एसबीआई को 6 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी इलेक्शन कमीशन को देने का समय दिया था। लेकिन 3 हफ्ते बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अदालत से कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी ईसी को देने के लिए उन्हें 30 जून तक का समय दिया जाए। यहां एक बात समझ लीजिए कि राजनीतिक पार्टी को चंदा देने के लिए चुनावी बॉन्ड सिर्फ एसबीआई के जरिए ही मिल सकता था। अब सवाल है कि एसबीआई को चुनावी बॉन्ड का डेटा इकट्ठा करने में क्या वाकई 4 महीने लगेंगे? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पहले से ही मोदी सरकार के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सोशल एक्टिविस्ट, राजनीति पर नजर रखने वाले लोग और विपक्षी दलों ने एसबीआई की ओर से बताई जा रही समय सीमा पर सवाल उठाया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म मतलब एडीआर चुनावी बॉन्ड मामले में 4 याचिकाकर्ताओं में से एक है। एसबीआई की ओर से वक्त मांगे जाने को लेकर एडीआर ने अदालत में चुनौती दी है। वहीं कांग्रेस ने सवाल किया है कि 30 जून तक टालने के लिए एसबीआई पर कौन दबाव डाल रहा है। द क्विंट ने चुनावी बॉन्ड खरीदने के पीछे की प्रक्रिया को समझने के लिए एक्सपर्ट और इस मामले की याचिकाकर्ताओं से बात की। हमने समझने की कोशिश की कि बॉन्ड खरीदने के लिए बैंक ने क्या क्या डेटा लिया था और यह भी समझेंगे कि एसबीआई ने अदालत से वक्त क्यों मांगा और इसके क्या मायने हो सकते हैं। वीडियो आगे देखने से पहले एक अपील, आपको क्विंट की ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आती है, एनालिसिस विश्लेषण समझ में आता है तो आप क्विंट को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप क्विंट के मेंबर बने। मेंबर बनने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको सारी डिटेल मिलेगी। पहला सवाल, एसबीआई ने अपने आवेदन में क्या कहा है? 15 फरवरी के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 6 मार्च तक एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपना होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ब्यौरे में चुनावी बॉन्ड के खरीद की तारीख, चंदा देने वाले का नाम, किस दल को चंदा दिया गया है और चंदे की क्या रकम थी, इसकी पूरी जानकारी चुनाव आयोग 13 मार्च तक सार्वजनिक करेगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए डेडलाइन से 2 दिन पहले एसबीआई ने कोर्ट से 4 महीने की मोहलत मांगी है। याचिका में एसबीआई ने कहा है कि 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच अलग अलग पार्टियों को 22,217 चुनावी बॉन्ड जारी किए गए। एसबीआई ने कहा कि चूंकि इस्तेमाल किए गए बॉन्ड ऑथराइज्ड ब्रांचेस द्वारा मुंबई में एसबीआई की मेन ब्रांच को भेजे गए थे, इसलिए उसे 44,434 मतलब 22,217 का आप मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो डेटा सेटों को डिकोड और कंपाइल करना होगा। दूसरा सवाल, चुनावी बॉन्ड डेटा इकट्ठा करने के पीछे का प्रोसेस क्या है? चुनावी बॉन्ड की गोपनीयता के दावों पर काम करने वाली पत्रकार पूनम अग्रवाल ने द क्विंट को बताया, अगर आप चुनावी बॉन्ड खरीदते हैं तो अव्वल तो आपको एसबीआई के 29 ब्रांच में से किसी एक में जाना होगा। आपको बॉन्ड देने से पहले वो अपने रिकॉर्ड में एक यूनिक अल्फा न्यूमरिक नंबर लिखेंगे कि किसी XYZ शख्स ने बॉन्ड नंबर खरीदे हैं। पूनम बताती हैं, इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को बॉन्ड देता है और राजनीतिक दल इसे रिडीम करने के लिए एसबीआई के पास वापस जाती है तो बैंक बॉन्ड को रिडीम करने से पहले रिकॉर्ड में छिपे हुए नंबर और खरीदने वाले के नाम की जांच पड़ताल करता है। वे राजनीतिक दलों का नाम भी अपने रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं। सारी एंट्री रियल टाइम में दर्ज की जाती है। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई की ओर से जारी किए गए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल यानी FAQ में बॉन्ड की बिक्री और खरीद के समय दर्ज किए गए कई और डेटा का जिक्र किया गया है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म और पे इन स्लिप के अलावा आवेदकों को सिटीजनशिप प्रूफ और KYC दस्तावेजों यानी आधार और पैन की ओरिजिनल कॉपी के साथ फोटो कॉपी जमा करना होता था। बॉन्ड को रिडीम करने के लिए राजनीतिक दलों को बॉन्ड को संभालने के लिए अधिकृत 29 नामित एसबीआई ब्रांच में से किसी एक में मौजूद अपने करंट अकाउंट को बताना होता था। जब डेटा को इकट्ठा करने की बात आती है तो एडीआर के संस्थापक और ट्रस्टी प्रोफेसर जगदीप छोकर ने सुप्रीम कोर्ट में अपने आवेदन में एसबीआई की ओर से बताए गए एक प्रमुख बिंदु की ओर ध्यान खींचा है। आप भी ये जानिए। प्रोफेसर जगदीप छोकर कहते हैं, अगर कोई 29 ब्रांच में से किसी एक में जाता है और 10 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदता है तो वो किसी भी राजनीतिक दल को चंदा देने के लिए स्वतंत्र है।
मान लीजिए कि वो पटना में एक पार्टी को चंदा देता है और पार्टी बॉन्ड को लेती है और उसे कोलकाता के एक शाखा में जमा कर देती है। एसबीआई के आवेदन में कहा गया है कि व्यक्ति के बॉन्ड, पेन स्लिप और केवाईसी डिटेल्स को फिजिकली स्टोर किया जाता है और फिर एक सीलबंद कवर में मुंबई में मेन ब्रांच में भेजा जाता है। यही बात मुझे उलझा देती है। क्या इसका मतलब यह है कि एसबीआई डोनर के बॉन्ड, पेन स्लिप और केवाईसी डिटेल्स सिर्फ फिजिकली रखता है या इसे डिजिटल तरीके से भी स्टोर किया जाता है? तीसरा सवाल या तीसरा पॉइंट कह लीजिए, क्या जानकारी पहले वेरीफाई नहीं की गई थी? एक्सपर्ट ने 2 डेटा सेटों को वेरीफाई करने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता के एसबीआई के दावों पर भी सवाल उठाया है। प्रोफेसर जगदीप छोकर कहते हैं, नामित शाखा से पहले जहां राजनीतिक दल मिले हुए चंदे को रिडीम कर रहे हैं, वो असल में पहले डोनर की शाखा से वेरीफाई करेगा। इसलिए डोनर के ब्रांच से वेरीफाई के बिना ये अजीब लगता है कि राजनीतिक दल की ब्रांच उस पैसे को उनके खाते में जमा कर देगी। ये अजीब है कि उन 2 रिकॉर्डों को पहले से ही मिलान नहीं किया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट कमोडोर लोकेश बत्रा ने कहा कि जब एसबीआई किसी डोनर को चुनावी बॉन्ड जारी करते समय केवाईसी डिटेल्स लेता है तो उसके पास इसका डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। लोकेश बत्रा ने द क्विंट को बताया, उनके पास डेटा है कि किसने बॉन्ड खरीदा है और किस राजनीतिक दल ने इसे रिडीम किया है। आज जहां एसबीआई जैसे बैंक तेज गति से दुनिया भर में लाखों लेन देन करती है, ऐसे डेटा तैयार करना उनके लिए मुश्किल नहीं है। राजनीतिक दल के पास उस बॉन्ड को रिडीम करते समय एक पर्ची होती है। पत्रकार पूनम अग्रवाल कहती हैं, रिकॉर्ड 29 अलग अलग ब्रांच में होंगे, उन्हें बस इकट्ठा करना है, एक जगह रखना है, फाइल करना है और चुनाव आयोग को सौंपना है। अब मुद्दा यह है कि यह भी एक नौकरशाही प्रक्रिया है, यानी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस। तो चाहे इसमें 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने लगे, इसका सटीक फैसला कौन करेगा?